नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी के यूट्यूब परिवार टीटी फैमिली में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। हम शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, इन्वायरमेंट पेडागोजी की बात करेंगे, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों, पिछले पार्ट में हमने टॉप 20 क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्र के प्रश्न किए और इस पार्ट में हम आपके शिक्षा शास्त्र के प्रश्न कर रहे हैं, यानी कि जो आपका प्रैक्टिस सीरीज है पार्ट नंबर 36 और पार्ट नंबर 36 से आपका इन्वायरमेंट पेडागोजी का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग पिछली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा पर्यावरण प्रैक्टिस सीरीज टेस्ट, आपको आपके क्लिक करना है। सारे आपके पार्ट वाइज आपको फ्री आप नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की, प्रैक्टिस सीरीज नंबर पार्ट नंबर 37 की। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए साथियों? तो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना होना चाहिए। दूसरा प्रश्न दोस्तों दिया गया, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर केंद्रित होना चाहिए, मास्टरी लर्निंग पर केंद्रित होना चाहिए, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना समय का सदुपयोग होना चाहिए। चलिए कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक यहाँ पे कमेंट करें। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः साथियों विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं इससे क्या होता है, शिक्षार्थी जब वह गृह कार्य करे तो उसे अधिक से अधिक जानकारी उस विषय में अर्जित करनी पड़े जिस पर वह कार्य कर रहा है। अतः साथियों, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां उत्तेजना पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। किसको जो है रचनात्मक आकलन शामिल नहीं करता है? शिक्षार्थी की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है, शिक्षार्थी के अधिगम रिक्तियों की पहचान को शामिल नहीं करता है, शिक्षण में कमियों की पहचान या शिक्षार्थी के सीखने को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते समझते हैं प्राथमिक स्तर 1 क्लास से लेके 5वीं क्लास प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। इस लेवल में पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन साथियों सभी को पता है रचनात्मक शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। जो रचनात्मक आकलन होती है वह शिक्षार्थी की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करती है, बाकी आपके बी और सी डी इन ऑप्शनों को शामिल करती है। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए। एक ही प्रश्न में कौन शामिल करता है कौन नहीं करता है। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। आप सभी लोग जब भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बनेंगे, आपकी नियुक्त होगी, तो आप कहीं जब बच्चों को बाहरी ले जाएंगे, चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो उसमें ऐसी गतिविधि है जो आप लोग शिक्षक के तौर पर अनुमति बच्चों को नहीं दे सकते हैं। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना, या चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो सभी को पता है अगर आप घूमने जा रहे हैं, बच्चों को साथ दिखाने जा रहे हैं, तो खाने की सामग्री के लिए आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको ठीक है उनको खाने के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। किस लिए ले जा रहा है? ताकि विभिन्न जानवरों को भोजन खाते हैं यह पता लगाएं, क्या क्या खाते हैं, जिन जानवरों को देखें उनकी फ़ोटो एकत्रित कर पाएँ, पहचान पाएँ और उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग कॉपी के साथ ले जाएं, उसका चित्र भी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, 5वां प्रश्न दिया गया है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद
पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आपको शिक्षक के तौर पर क्या करना चाहिए? बच्चों से कहें कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्ध पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें, या प्रकरण को तुरंत बदल दें, या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएं। तो आप एक शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो दोपहर में हमेशा आप लोग देखते हैं भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाएंगे बच्चों में पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसका कारण तो आप शिक्षक के तौर पर क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्ध पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं। अपने पर्यावरण की स्वच्छता शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षेत्र का है, भावात्मक क्षेत्र का है, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता शुद्धता का मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य साथियों भावात्मक क्षेत्र का कहला जाएगा। अब बात करेंगे सातवें प्रश्न की, बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न बेमिसाल प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल कौशल है स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग के विलक्षण की कुशलता, ग्लोबल या ग्लोब परिस्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या अव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल की बात कर रहे हैं। तो साथियों आवश्यक कौशल में मानचित्र पढ़ने के लिए जो शामिल होता है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति के समझने की योग्यता होगी, तभी बच्चे मानचित्र पढ़ने में बढ़िया रुचि लेंगे और उनको समझ में आएगा। इसके लिए स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता होनी चाहिए। आठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन हो जाएगा, ग्रंथालय हो जाएगा, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण हो जाएगा, ये साथियों उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख जो संसाधन होगा वो विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन भी होगा, ग्रंथालय भी होगा, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण भी होगा, अर्थात साथियों डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे नौवें प्रश्न की। नौवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, या पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी जानते हैं पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यही होगा, पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संरक्षण करना। बात करेंगे 10वें प्रश्न की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, सभी को पता है, इससे प्रश्न जरूर एक दो प्रश्न आ ही जाता है हर सब्जेक्ट के पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की तकनीक जो है सत्र मूल्यांकन है, अर्धवार्षिक है, निदानात्मक है, या साथियों इकाई मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। तो सभी को पता है सतत और व्यापक मूल्यांकन एक तकनीक ना ही सत्र है ना ही अर्धवार्षिक है, यह साथियों निदानात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे। यह निदानात्मक मूल्यांकन की एक तकनीक कहलाती है। अब बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न की। 11वें नंबर प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, आइए जान लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। देखिए पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व क्यों देना चाहिए? क्योंकि बच्चे को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अव्यक्त के कौशल का विकास होता है, विषय के बच्चों को अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना है क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी होना, या गृह कार्य पूर्ण करना। तो इनमें से अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत साथियों क्या हो जाएगा?
बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। छात्र द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है, क्योंकि कक्षा में किसी छात्र द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट होता है कि छात्र शिक्षण अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होगी? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे दोस्तों प्रभावशाली जो विधि मानी जाती है वह हमारी कहानी विधि मानी जाती है, सभी को पता होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों को द्वारा ही विषय वस्तु के प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, TLM का अर्थ क्या होता है? साथियों, आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में TLM से संबंधित आता है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो इसका अर्थ क्या होता है? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये साथियों टीचिंग लर्निंग मूवमेंट की बात करेंगे। तो सभी को पता है TLM का अर्थ क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करेंगे। इसका तात्पर्य होता है शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त सामग्री। शिक्षण अधिगम में श्यामपट्ट चार्ट, OSP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करेंगे, आदि सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, जिससे शिक्षक शिक्षिका शिक्षण विधि को सरल और रुचिकर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों का कौन सा चैनल देखने के लिए सुझाव देंगे? यह बहुत बार TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लांट या उपरोक्त सभी। देखिए पर्यावरण से संबंधित आपके सारे यह चैनल हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब, दृश्य शब्द, पाठ्य पुस्तक या श्यामपट्ट। देखिए विज्ञान शिक्षण का नाम दिया गया है, तो हम सब सर्वप्रथम विज्ञान के ऑप्शन की ही बात करेंगे। तो विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी विज्ञान क्लब हो जाएगा। 17वां प्रश्न दिया गया है कि मूल्यांकन का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना या केवल प्रश्न बनाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। अब बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक जो है विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत करते हैं। आपको पता होगा कि गर्मियों में 1 से 2 महीने की छुट्टी होती है, उन पर जो है विद्यार्थियों ने कहाँ कहाँ घूमा, अपने रिलेशन में कहीं और गया, पचमढ़ी गए, ठीक है, आपने कह सकते हैं कहीं पार्क में देखने गए, कहीं आप कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं, ठीक है, कहीं और जगह आपके टूरिस्ट जगह गए, ठीक है, मुंबई गए, दिल्ली गए, कहाँ कहाँ घूमा। इसके जानकारी बातचीत क्यों करते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों की अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, वह अपना समय बिताना चाहता है। साथियों इसका सारा चीज़ जो पूछना होता है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनसे पूछने से क्या होता है विद्यार्थियों में, आपको सभी को पता होगा कि विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान और रचना का इसी पर आधार होता है कि विद्यार्थियों का कितना अनुभव है, इनके ज्ञान का रचना का आधार क्या है। 19वां प्रश्न, इसके बाद हम 20वां प्रश्न की बात करेंगे। साथियों इनमें से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? शब्दश सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ शब्दश सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। इस शिक्षण में कुशलता के लिए शब्दश सामग्री महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। देखिए सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है, अर्थात शब्दश सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी मानी जाती है। साथियों 20वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को लाइक कर दिया होगा और सभी प्यारे मित्र को फ्री में नोट्स अगर आपको चाहिए साथियों, तो नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और वहां पर सर्च करना है only one TT फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर को। सारे नोट्स PDF फाइल आपको फ्री में प्राप्त होंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है, TT फैमिली है, टीचर्स फैमिली है दोस्तों। तो बात करेंगे 20वें प्रश्न की, और यह आपका प्रैक्टिस सीरीज पार्ट नंबर 37 है और पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र की आपके 36 पार्ट से स्टार्ट कर दिए हैं। 36 और 37 दो पार्ट आपके पेडागॉजी के हो चुके हैं।
तो 20वां प्रश्न जान लेते हैं, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान या फ्लैनन बोर्ड? तो सभी को पता प्रक्षेपित सामग्री, तो OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है एक प्रक्षेपित सामग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा आपका जो दिया गया है एपिडायस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रीम प्रोजेक्टर आदि प्रक्षेपित दृश्य सामग्री है, जबकि बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान और फ्लैनन यह प्रक्षेपित सामग्री आपके नहीं है। जो आपके दिया गया बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान, फ्लैनन ये आपके कौन से हैं? प्रक्षेपित नहीं है। प्रक्षेपित कौन से हैं? OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, और जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि एपिडायस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ये सारे हमारे प्रक्षेपित दृश्य सामग्री हैं। तो साथियों ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के। 20 में आपका स्कोर कितना है? 10+ है, 12+ है या 15+ एवं कितना स्कोर है? नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू पर ही है। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट मॉडल पेपर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।